गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके पसंदीदा चैनल जुगनू क्लासेज में। और आज हम करेंगे अपना 3.5 की प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 4। 1, 2, 3 के क्वेश्चन मैंने कल निपटा दिए थे। आज चौथा क्वेश्चन करेंगे जिसमें टोटल मिला के 5 क्वेश्चन हैं और पांचों क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ओके डियर, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ये देखिए स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल। कोष्टक में लिखा हुआ यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए डियर ध्यान से। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक है, एक तो मतलब फिक्स भाग है, तथा शेष इस प्रकार निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, मतलब कुछ राशि तो हमें फिक्स है वो देनी ही पड़ेगी और बाकी उनके दिनों पर निर्भर करती है, जितने दिन हम खाना खाते हैं उसके हिसाब से लेते हैं वो। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। भाई 20 दिन के लिए 1000 रुपये, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है और उसे 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य याद कीजिए। ध्यान से देखिए डियर इसको। तो इधर देखिए डियर, ये है अपना क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक छात्रावास है, एक हॉस्टल है जिसमें एक नियत व्यय तो लगता है, जैसे मान लो कि अगर आप उसमें एडमिशन लेते हो 1 महीने के लिए छात्रावास मतलब हॉस्टल में, तो आपको कुछ नियत राशि है, नियत का मतलब है जो एक फिक्स राशि है वो तो आपको देने ही पड़ेगी। प्लस आप जितने दिन उसमें रहते हो, जैसे मान लो कि आप 5 दिन रहते हो, 4 दिन रहते हो, उसके हिसाब से एक अलग राशि और देनी पड़ती है, एक अलग राशि और देनी पड़ती है प्रतिदिन के हिसाब से। तो हम मान रहे हैं कि भाई अक्स रुपये तो हमें फिक्स है वो देने ही पड़ेंगे। फिर हम मान लेंगे प्रतिदिन के y रुपए लग जाएंगे, प्रतिदिन के भोजन के कितने रुपए लग जाएंगे, y रुपए लग जाएंगे। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक बच्चा है जो 20 दिन रहता है और 20 दिन के 1000 रुपए देता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो यहां पे लिखना है डियर आपको प्रश्नानुसार। ध्यान से देखना, प्रश्नानुसार। भाई जो पहला बच्चा है वो 20 दिन रहता है तो उसे एक जो नियत राशि है वो तो देनी पड़ेगी अक्स वाली। और जैसे मान लो कि प्रतिदिन का y है तो 20 दिन का भोजन का खर्चा 20 वाई हो जाएगा। एक दिन का y है तो 20 दिन का 20 वाई हो जाएगा। और ये टोटल मिला के अपने पास कितना रुपए आ रहा है, 1000 रुपए आ रहा है। समझ गए मेरी बात। आगे देखिए, दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, ये नियत शुल्क तो देगा प्लस वो 26 दिन रहेगा और वो 1180 रुपए देगा। ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात। ये अपना क्वेश्चन हो गया। करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। हमें क्वेश्चन में दिया हो कि किसी भी बीजगणितीय विधि से, तो हम कर सकते हैं, हम विलोपन से कर सकते हैं और हम वज्र गुणा से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि इसमें देखो यहां पे अक्स है और इसमें यहां पे भी अक्स है। भाई ये अक्स हो गया और ये अक्स हो गया, तो हम इसमें विलोपन विधि आराम से काम में ले सकते हैं। विलोपन कैसे कि भाई अक्स अक्स बराबर है तो अक्स का क्या करते हैं हम विलोप कर देंगे। क्या कर देंगे, विलोप कर देंगे। करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये समीकरण डियर अपनी 1 हो गई, ये अपनी 2 हो गई। हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से 2 घटाने पर, 1 से 2 घटाने पर, अब मैंने आपको बताया था कि घटाते कब है जोड़ते कब है। देखो अक्स अक्स है, अगर इनको जोड़ेंगे तो ये 2 अक्स हो जाएंगे, तो जोड़ेंगे नहीं। अक्स है और ये अक्स है तो अक्स में से x क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। अब ध्यान से देखना, पहले तो ऊपर वाली समीकरण लिख दो एज इट इज, जैसी दी हुई है सेम लिखनी है आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ये लो 1180 हो गया। अब देखो यहां तक हमने क्या किया, यहां तक हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो हमने मान लिया है ये दोनों चीज क्वेश्चन में दी है, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों चीज ही वापस लिख दी हमने। यहां तक हमने कुछ नहीं किया। अब हम करेंगे कुछ, अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, इसको माइनस कर दो डियर, ये प्लस है इसको भी माइनस कर दो और इसको भी माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि घटा रहे हैं तो नीचे वाले सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अक्स में से x घट जाएगा, ये तो इसका झंझट खत्म हो गया, ये तो गया। 20y और माइनस 26y, 20y से 26y घटाओ तो माइनस का 6y आ जाएगा। 1000 में से 1180 घटाएंगे तो माइनस का 180 आएगा। डियर यहाँ से y का मान बहुत आसानी से निकल जाएगा, माइनस का 180 और बट्टा में -6, इधर जो गुणा में था इधर भाग में आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 6 × 18 हो गया, इसको काटेंगे
तो 3 और 0, यहाँ पे अपना आंसर कितना आएगा, बोलिए बोलिए, आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा डियर अपना, 30 आ जाएगा। ये लो हो गया अपना क्वेश्चन, किसका मान हो गया, y का मान हो गया। डियर अगर मैं x का मान यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो कैसे करूँगा, किसी भी समीकरण में लिख देंगे कि x प्लस 20 और y का मान कितना आया, ध्यान से देखिए, y का मान कितना है अपने पास, 30 आया है, तो 20 और y की जगह कितना लिख दूंगा मैं, 30 लिख दूंगा, बराबर कितना है अपना, 1000 है। कितना है, 1000 है। एक बात बताओ, 20 को 30 से गुणा करेंगे तो 600 आ जाएंगे और बराबर में कितना है अपना, 1000 है। करेंगे क्या, 600 को उधर लेके घटा दो तो कितना बच जाएगा, x का मान 400 हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि भाई हॉस्टल का जो खर्चा है वो 400 रुपये तो हर बच्चे को देना ही पड़ेगा, 400 रुपये तो हर बच्चे को देना ही पड़ेगा। ये तो अपना क्या है, x हो गया। x का मतलब क्या है कि जो नियत व्यय है ये तो हमें देना ही पड़ेगा, ये तो हमें देना ही पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जितने दिन भोजन करेंगे उसके 30-30 रुपये लग जाएंगे। एक दिन के 30 रुपये हैं, 2 दिन करेंगे तो 60, 3 दिन करेंगे तो 90। तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि अतः छात्रावास का नियत वे बराबर 400 रुपीज तथा प्रतिदिन का वे बराबर 30 रुपीज है। कितना है, 30 रुपए है। ये लो हो गया अपना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इधर हमारा क्वेश्चन है, हमें बोल रहा है, तो हम सबसे पहले तो हमें भिन्न है तो हम मान लेंगे कि माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश। तो डियर अंश कितना हो जाएगा, अंश को हम अक्स मान लेंगे, क्या है, अक्स है, ठीक है। और भिन्न का हर, हर को बोलो क्या मान लेंगे, हर को y मान लेंगे। हर को क्या मान लेंगे डियर, हर को y मान लेंगे। तो अपने भिन्न क्या हो जाएगी, अक्स बटा y, अंश बटा हर होता है, अपने भिन्न हो जाएगी अक्स बटा y हो जाएगी। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्वेश्चन हमें क्या बोला डियर, क्वेश्चन हमें बोला कि भाई यदि ये भिन्न है, अगर इस भिन्न के अंश में से 1 घटा लेंगे तो ये 1/3 हो जाएगी। यही बोला क्या, भिन्न के अंश में से 1 घटाने पर 1/3 हो जाएगी। तो अंश वाले में से 1 घटा दिया, नीचे वाले को छेड़ना नहीं है। देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर इसको हम आगे करेंगे ना तो ध्यान से देखना, 3 को इधर गुणा कर देंगे, 3x और -3 हो जाएगा, और y को ऊपर गुणा कर देंगे तो ये y हो जाएगा। समझ गए, y को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर कर दिया, जिसको आप वज्र गुणा बोलते हो, क्रॉस गुणा बोलते हो, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, अब हम क्या कर लेंगे, y को इधर ले आओ तो ये अपना हो जाएगा 3x - y -3 बराबर 0। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक, ये -3 अपना था ही, y को हम इधर ले गए तो माइनस का हो गया। दूसरी चीज हमें क्वेश्चन क्या बोला डियर, तो हम लगा देंगे तथा, पहली चीज तो लिख ली, तथा दूसरी चीज हमें बोला कि ये अपने भिन्न है और बोला कि इसके हर में 8 जोड़ दो, इसके हर में 8 जोड़ दो, तो ये भिन्न अपनी 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी डियर, 1/4 हो जाएगी। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, यहाँ पे एरो लगा दो, 4 को इधर मल्टीप्लाई करो, 4x हो जाएगा, y + 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y + 8 ही आएगा। करना क्या है, इधर ले आओ सभी को, चलो एरो लगाओ वापस, 4x, y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में 0। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। चलिए ये चीज हो गई अपनी। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 कौन सी विधि से करेंगे। भाई मैंने आपको एक चीज बताई कि यहाँ पे देखो y है और यहाँ पे भी अपने पास क्या है, y है, तो y बराबर है, तो y का हम विलोप कर सकते हैं, ठीक है। y की लड़ाई हम करवा सकते हैं। जब हम विलोप कर सकते हैं तो विलोपन विधि काम में लेते हैं। तो ध्यान से देखिए कौन सी विधि काम में लेंगे, विलोपन काम में लेंगे। विलोपन काम में लेंगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूं समीकरण 1। अब देखो जोड़े या घटाएं, ध्यान से देखना, माइनस का y है, माइनस का y है, अगर जोड़ेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, मतलब जोड़ेंगे नहीं, मतलब जोड़ेंगे नहीं, घटा देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से 2 घटाने पर क्या कर देंगे डियर, समीकरण 1 से 2 घटाने पर, चलो घटा देते हैं। समीकरण 1 लिख दो पहले तो अपना, ये हो गया, क्या लिखो यहाँ पे, 3x - y - 3 बराबर 0। सही लिखा है क्या,
3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। समीकरण 2 यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे 4x माइनस वाई माइनस 8 माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ये अपनी दोनों समीकरण हो गई। हमें क्या करना है, घटाना है। घटाना है तो क्या कर देंगे, नीचे वालों के जो चिन्ह है वो चेंज कर दो। ये माइनस का हो जाएगा, ये पहले से माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये भी पहले से माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। करेंगे कैसे भाई, 3x तो ये प्लस का है और 3x में से माइनस 4x तो माइनस का अक्स बच जाएगा। 3x में से 4x घटाएंगे तो माइनस का अक्स आएगा। ठीक है, y ये तो माइनस का y, ये प्लस का y अपना कैंसिल हो जाएगा। -3 और प्लस के 8, माइनस के तो 3 है और प्लस के 8 है। अब एक बात बताओ, माइनस वाले तो अपने पास 3 और प्लस वाले 8 हैं, तो आप बोलोगे सर प्लस वाले ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं, 5 ज्यादा हैं, और बराबर में तो 0 है ही अपना। ठीक है, अब यहां से देखना क्या करेंगे कि भाई जो माइनस अक्स है इसको इधर ले जाओ, ये अपना 5 तो यहीं पे रह जाएगा और माइनस अक्स इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये लो अपना आंसर हो गया। अक्स का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अक्स का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या करेंगे, ये अक्स वाला मान किसी भी समीकरण में लिख देंगे। जैसे मान लो कि इसमें लिखता हूं तो यहां पे लिख देंगे डियर समीकरण 1 से। क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। इस 1 में लिखो 3 की जगह 3, अक्स की जगह लिख दो 5 और माइनस वाई की जगह वाई माइनस 3 बराबर 0। 5 दिए हो गया 15, तो ये हो गया 15 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। ये तो माइनस वाई को तो इधर ले आओ बराबर, ये तो हो गया अपना वाई, माइनस वाई को तो हम यहाँ लिख दिए 15 और ये माइनस 3, 15 में से 3 गए तो कितने बच गए, 12 बच गए। ये हो गए अपने अक्स और वाई के मान। ये अपना अक्स का मान निकाल लिया और ये अपना वाई का मान निकाल लिया। अब हमें क्या करना है कि हमारी भिन्न क्या थी, अंश तो था अक्स और हर क्या था अपना वाई था। तो हम क्या लिख देंगे कि अतः भिन्न, अतः भिन्न क्या हो जाएगी डियर, अक्स बटा वाई होगी। अतः भिन्न क्या हो जाएगी, अक्स बटा वाई। अक्स का मान है 5 और वाई का मान है 12, 5/12 हो जाएगी। ये हो गया अपना आंसर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर के 1 अंक की कटौती की गई। मतलब उसने सही किया तो 3 अंक दे देंगे उसको, अगर गलत किया तो 1 अंक काट लेंगे। यदि उसे सही उत्तर के 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर के 2 अंक कटते, मतलब यदि उसे 4 अंक दे देते हम सही किया और गलत हो जाता तो 2 काट लेते, तो यश के 50 अंक अर्जित करता। मतलब यश 50 अंक प्राप्त करता। टेस्ट में कितने % है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए डियर बोर्ड पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना सही उत्तर या उत्तरों की बराबर अक्स है। भाई सही उत्तर तो हम अक्स मान लेंगे, गलत उत्तर वाई मान लेंगे। हमें टोटल क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम दोनों को जोड़ देंगे एक्स और वाई निकाल के। ठीक है, तो सही उत्तरों की संख्या तो अक्स है और गलत उत्तरों की संख्या कितनी है, गलत उत्तरों की संख्या ये कितनी है, वाई है। कितनी है डियर, वाई है। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है ना उसका उपयोग करेंगे हम प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या कर देंगे, ध्यान से देखना। पहले हमें बोलता है कि अगर सही उत्तर के 3 मिलते हैं तो सही उत्तर कितने हैं, अक्स, तो टोटल 3 अंक हो जाएंगे। अक्स क्वेश्चन है 1 के 3 अंक मिलेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस गलत वाई है और 1 के 1 अंक कटेगा। अगर गलत होने पर 1 अंक कटेगा तो ये सही हो गए, माइनस ये गलत वाले हमने काट दिए और उसके 40 अंक मिल गए। तथा चीज हमें बोला कि अगर इसके 4 अंक दें, अगर सही के 4 अंक दें तथा गलत के 2 अंक काटें तो 2 से गुणा करके घटा देंगे तो उसके 50 अंक आएंगे। तो उसके कितने अंक आएंगे, 50 अंक आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। ये हो गए अपनी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखिए डियर आगे हम क्या करेंगे, इसको देखना एक चीज, अक्स वाले दोनों बराबर हैं क्या, नहीं। यहाँ पे 3 अक्स और यहाँ पे कितना है, 4 अक्स है। वाई वाले देखिए यहाँ पे अकेला वाई है और यहाँ पे 2 वाई है। तो इसको हम विलोपन विधि से नहीं करेंगे, इसको हम विलोपन विधि से नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी चर है वो बराबर नहीं है, कोई भी चर है वो बराबर नहीं है। चर क्या होता है आपको पता ही है, चर क्या होते हैं
अक्स वाई जेड पी क्यू ये सारे अपने क्या होते हैं, चर होते हैं। तो इनमें कोई भी चर क्या है अपना बराबर नहीं है। तो देखिए डियर कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हम इसको कर देंगे वज्र गुणा से, हम इसको क्या कर देंगे वज्र गुणन विधि से। अतः लगा के यहां पे लिख दो अक्स बट्टे और यहाँ पे बट्टे में लिख दो y और यहाँ पे बट्टे में यहाँ पे लिख दो 1 बराबर का निशान लगा दो। ठीक है, ये मैंने आपको विधि बताई थी कल। अपने विधि सारी इसमें रिवाइज हो जाएंगी, सभी विधियों से हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। ये अपना तीसरा क्वेश्चन है, ये अपना कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथे में तीसरा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, अक्स वाले के नीचे क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि b से शुरुआत करनी है, तो b वाले लिख दो -1 और बट्टा में -2, -1 और -2। यहाँ पे लिख दो c वाले -40 और -50। अब आप सोच रहे हो कि -40 और -50 कैसे लिख दिए भाई, जब अपनी ये व्यापक समीकरण का हम इसको रूप देंगे, व्यापक समीकरण कौन सा, a अक्स प्लस by प्लस c बराबर 0, मतलब बराबर में 0 रहना चाहिए। तो ये जो 40 है इसको बराबर के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा -40 और बराबर में 0 बच जाएगा, ये -50 और बराबर में 0 बच जाएगा। तो बताओ -40 -50 ये हो गए अपने c के मान। बी के लिख दिए, सी के लिख दिए, अब लिखो ए के, 3 और 4, 3 और 4, एक के बाद में वापस बी के लिख दो, -1 और -2। जो मैंने बात बताई थी ध्यान रखना, बी से शुरुआत करनी है और बी पे ही खत्म करना है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं इनको क्रॉस। चलिए पहले तो अक्स लिख दो, बट्टा में कितना आएगा भाई, -1 को -50 से गुणा करो तो प्लस का 50 हो जाएगा। आगे देखो -2 को -40 से गुणा करो, देखो -1 को -50 से मैंने गुणा किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 50 एकम 50 हो गया। -2 को -40 से गुणा करेंगे तो प्लस के 80 हो जाएंगे। ठीक है, 40 दूनी 80 और माइनस माइनस प्लस, बीच में निशान हमेशा किसका आता है, माइनस का आता है। ठीक है, बराबर है, यहाँ पे लिखो y, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं y, और बट्टा में क्या लिख देंगे डियर, ध्यान से देखना, इनको मल्टीप्लाई करो, -40 गुणा 4, तो आप बोलोगे कि 40 चौक 160 होता है, लेकिन ये एक जना माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे कैसे करेंगे, इसको गुणा करो, -50 गुणा 3 तो 50 ती होता है 150, और ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और बीच में निशान हमेशा किसका आता है, माइनस का आता है। याद रखना ये बीच में निशान है, ये हमेशा माइनस का ही आएगा। तो ये माइनस कौन सा है, ये माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो -150 आया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 1 बट्टा इन दोनों को गुणा करो, 3 दूनी 6 माइनस के, बीच में माइनस का निशान आ जाएगा, 4 एकम 4 ये भी माइनस का। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे, अक्स बट्टे, ध्यान से देखना, 50 में से 80 घटा दो तो आप माइनस के 30 लिख दोगे, बराबर है y बट्टा माइनस के 160 है और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 150, माइनस वाला 160 है प्लस वाला 150, तो आप बोलोगे कि माइनस वाला 10 ज़्यादा है, माइनस वाला 10 ज़्यादा है। 1 बट्टा माइनस के तो 6 और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4, माइनस वाले 6 हो गए और प्लस वाले 4 हो गए, तो माइनस के 2 ज़्यादा हैं, तो ये माइनस के बच जाएंगे। यहाँ पे देखना नेक्स्ट स्टेज इसको कैसे करेंगे हम, तो चलिए करवा देता हूँ मैं। पहले तो इन दोनों को बराबर लिखेंगे, पहले तो इन दोनों को बराबर लिखेंगे, तो मैं क्या करूँगा कि अक्स बट्टा -30 बराबर है 1 बट्टा -2, 1 बट्टा -2, या ठीक है, और y बट्टा -10, y बट्टा -10 बराबर 1 बट्टा -2। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम, या चलिए अब देखिए अब कैसे करेंगे, अपना आंसर हो गया है भाई। यहाँ पे कैसे हो गया, नीचे माइनस है, नीचे माइनस है, माइनस को माइनस से काट दो, इस 30 को इस 2 से काटेंगे, इस 30 को इस 2 से काटेंगे तो यहाँ पे अपने आएंगे 15, और 15 को इधर ले जाके गुणा कर दो, अक्स का मान आ गया 15 एकम 15, ये लो अक्स का मान हो गया। बात करेंगे अगर y के मान की, तो y का मान कैसे आएगा डियर, ये माइनस है और ये माइनस है, कट गया, 2 को अगर इस 10 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 एकम 5 हो गया, y का मान हो गया अपना 5। क्या समझे आप यहाँ से, यहां से क्या समझे भाई, सही उत्तरों की संख्या अक्स है और अक्स का मान 15 है, मतलब 15 उत्तर उसके सही हैं। गलत उत्तरों की संख्या y है और y का मान 5 है, मतलब गलत उत्तर 5 है। 15 सही है और 5 गलत है, मतलब टोटल क्वेश्चन कितने थे, 20 थे। तो हम लिख देंगे कि अतः परीक्षा में
कुल अंक, परीक्षा या टेस्ट जो भी है उसमें लिख देना कुल अंक 20 होंगे, कुल अंक 20 होंगे। ये हो गया अपना क्वेश्चन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कौन सी विधि है आपको बता देता हूं मैं, वज्र गुणन विधि है। कौन सी विधि है? वज्र गुणन विधि है। ठीक है, कौन सी विधि है? वज्र गुणन विधि है। जल्दी से इसको उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, मतलब ए से लेके बी तक की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। भाई अगर एक ही दिशा में चलेंगी तो 5 घंटे के पश्चात है, और अगर विपरीत दिशा में चलेंगी तो 1 घंटे के पश्चात। ठीक है, तो देखिए ध्यान से इधर देखिए डियर, करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को? पहले तो इसको समझना, उसके बाद में हम इसको करेंगे। ये मान लीजिए कि आपका बिंदु है ए और ये मान लीजिए कि आपका बिंदु है बी। समझ में आई मेरी बात? अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। हमें दिया है कि इन दोनों के बीच की दूरी है वो 100 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। ये लो 100 किलोमीटर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए से एक कार है। ठीक है, एक अपने पास क्या है? एक कार है, ये वाली आपकी कार हो गई। ठीक है, ये चल रही है ए से, और इसी दिशा में बी से एक कार चल रही है। ठीक है, बी से एक कार चल रही है इसी दिशा में। ठीक है, अब ये 5 घंटे बाद मिलेंगी। जैसे मान लो कि ये दोनों कारें यहाँ पे आके और यहाँ पे एक दूसरे के बराबर में आ गई। यहाँ पे क्या आ गई? एक दूसरे के बराबर में आ गई। ये तो अपनी पहली कार हो गई और ये अपनी दूसरी कार हो गई। ठीक है, ये लो, ये अपनी कारें हो गई। ठीक है, चलिए कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद। आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो आपको लाइफ टाइम काम में आएगा। ठीक है, लाइफ टाइम काम में आएगा जब आप पढ़ोगे, अगर पढ़ाई छोड़ दोगे तो नहीं आएगा। क्या है कि दूरी बराबर है चाल गुणा समय। दूरी बराबर है चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी हमेशा क्या होती है? इन दोनों के गुणा के बराबर होती है, मतलब दूरी हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, चाल को और समय को दोनों को गुणा करेंगे ना तब हमें दूरी मिलेगी। याद रखना इस चीज को। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आप 60 की स्पीड से चल रहे हो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 की स्पीड से आप चल रहे हो और अगर आप 2 घंटे चले तो आप 120 किलोमीटर चल गए पूरा। कितने चल गए? 120 किलोमीटर चल गए। अगर आप 3 घंटे चले तो आप 180 किलोमीटर चल गए। समझ गए? मतलब जितनी अपनी स्पीड है और जितना हमने टाइम लिया, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितनी दूरी चल गए। ये अपना फॉर्मूला, इसको याद रखना। तो चलिए इसको तो मैं मिटा देता हूं, ये तो आपके समझने की बात हो गई। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ध्यान से देखना डियर। चलो ये कारें हैं अपनी, इन कारों को हम हटा देते हैं। ये लो अपनी कारें हट गई। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखेंगे कि प्रश्नानुसार। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि जैसे मान लो कि अपनी जो पहली कार थी उसकी स्पीड थी v। उसकी स्पीड कितनी थी? v। चलो v1 मान लो, और इसकी स्पीड थी v2। इसकी स्पीड v1 और इसकी स्पीड क्या है? v2 है। दोनों की स्पीड हो गई। अब ध्यान से देखना, हमें क्या पता है कि जो पहली कार 5 घंटे में जितनी दूरी चली है ना, तो भाई पहली कार यहां से लेके और यहां तक चली, यहां पे दोनों मिल गई। तो भाई पहली कार है तो दूरी कितनी हो जाएगी? पहली कार की दूरी, पहली कार की दूरी बराबर है दूरी स्पीड गुणा समय 5 घंटे। ये तो इसकी स्पीड हो गई और ये 5 घंटे क्या हो गया? इसका समय हो गया। अगर मैं बात करूं दूसरी कार की, तो दूसरी कार की दूरी, मतलब दूसरी कार ने कितनी दूरी तय की, या हम आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो, पहली कार द्वारा तय दूरी दूसरी कार द्वारा तय दूरी, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये आपने लिख दिया। ये दूसरी कार की स्पीड हो गई और ये इसका टाइम हो गया। मैंने आपको बताया था चाल गुणा समय। क्या बताया था? चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर है ये चाल और ये गुणा में क्या हो गया? अपना समय हो गया। इतनी बात आप सभी को क्या आ गई? समझ में आ गई। ठीक है, अब एक चीज देखना कि भाई पहली कार जैसे मान लो यहां से लेके यहां तक चली है और दूसरी कार यहां से लेके यहां तक चली है। कौन सी कार ज्यादा दूरी चली? तो आप बताओ कि सर ए है ना, वो ज्यादा दूर चली। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ए द्वारा तो ये दूरी तय है ना,
तो एक की तो ये दूरी हो गई, ठीक है। अगर मैं 5 को पहले लिख दूं तो मान लो कि 5v1, भाई 5 को v1 से गुणा करेंगे तो 5v1 आएगा। ये बराबर किसके है, ये जो 5v2 है ना, इसमें 100 और जोड़ दो। देखना, समझना एक बार इसको एक बार समझना। ये समीकरण तो आगे, लेकिन ये कैसे आई। ये पहली कार द्वारा तय दूरी है, यहां से लेके यहां तक की, ठीक है। ये दूरी पहली कार द्वारा तय दूरी बराबर है ये दूसरी कार द्वारा तय दूरी है, ठीक है, 5v2। ये यहां से यहां तक की हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि भाई दूसरी कार द्वारा जो तय दूरी है ना, ये दूरी, इसमें 100 किलोमीटर और ऐड करेंगे, इसमें 100 किलोमीटर और ऐड करेंगे, तब जाके जो पहली कार की अपनी टोटल दूरी है, इस दूरी के क्या होगा, अपना बराबर होगा। तो पहली कार की दूरी दूसरी में कितना जोड़ देंगे, 100 जोड़ देंगे। समझ में आ गया होगा सभी के। चलिए अब देखिए, तथा दूसरी चीज हमें क्या दी है, अब की बार हमें 1 घंटा लगा है जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो ध्यान से देखना अब की बार कैसे चलेंगी। यहाँ पे एक कार है वो इधर चलेगी, यहाँ पे एक कार है वो इधर चलेगी, मतलब ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, तो विपरीत दिशा हो गई। विपरीत दिशा होने पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना भाई, इसकी स्पीड क्या है, वही है। टाइम कितना लगा, 1 घंटा। इसकी स्पीड वही है, टाइम कितना लगा, 1 घंटा। समझ गए मेरी बात। और जैसे मान लो कि ये दोनों यहाँ पे आके मिल गई, यहाँ पे आके क्या होगी, दोनों मिल गई, तो इसने जितनी दूरी तय करी और इसने जितनी दूरी तय करी, ये दोनों दूरियां टोटल मिला के कितना हो गया, 100 किलोमीटर हो गया। इसने यहाँ तक दूरी तय की, इसने यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की, दोनों टोटल मिला के दोनों की दूरी कितनी हो गई, 100 किलोमीटर हो गई। तो हम लिख देंगे कि भाई v1 प्लस v2 बराबर 100। बताओ डियर, v1 प्लस v2 क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे v1 को 1 से ही गुणा किया था, क्योंकि 1 ही तो घंटा लगा है। यहाँ पे तो देखो 5 घंटे लगे तो 5 से गुणा कर दिया, तो v1 और ये क्या हो गया, अपना v2 हो गया। v2 को भी 1 से ही गुणा किया तो v2 ही आएगा, और बराबर में कितना हो गया, 100 किलोमीटर हो गया। 100 कैसे हुआ कि भाई दोनों के द्वारा जो तय दूरी है वो कितनी अपनी 100 है। ये हो गई अपने समीकरण नंबर 2। बोलिए यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या। अब एक चीज ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखने पे आपको पता चलता है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 100 है, तो इन सभी में 5 का भाग जाता है। इन सभी में किसका भाग जाता है, 5 का भाग जाता है। इस इक्वेशन को मैं हटा के थोड़ा सा नीचे लिखूंगा, ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूं। पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे, थोड़ा सा क्या कर लेंगे, और सोल्व कर लेंगे। और देखिए और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ध्यान से देखना। ये जो बराबर के आगे हैं, पहले तो इनको इधर उठा के ले आओ, तो ये हो गया अपना 5v1 माइनस का 5v2 और माइनस के 100, या फिर चलो 100 को उधर ही रहने दो, बराबर 100, ठीक है। ये अपना यहाँ पे हो गया, ये 5v2 यहाँ पे आ गया और जो 100 अपनी जगह है। अब इसमें क्या करेंगे, 5 का भाग दे दो, तो v1 माइनस v2 बराबर हो जाएगा 20। पूरी समीकरण में 5 का भाग देंगे, ठीक है, तो अपना ये आ जाए। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हमारी समीकरण क्या हो गई, छोटी हो गई। दूसरी समीकरण क्या थी, वो यहाँ पे लिख देंगे कि v1 प्लस v2 बराबर कितना आ रहा था, 100 आ रहा था। ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे है। ये लीजिए समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण अपनी 1 और ये अपनी समीकरण हो गई 2। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करके आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ये अपना डायग्राम हो गया। चलिए अब देखिए ध्यान से, इस v2 को भी हटा दो, इस v1 को भी हटा दो, ठीक है। अब देखिए ये अपने जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इसमें आप एक चीज देख रहे हो कि जो v2 है ना, v2 यहाँ पे v2 माइनस का है और यहाँ पे v2 किसका है, प्लस का है। तो अगर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये v1 तो जुड़ जाएगा, लेकिन v2 है ये जुड़ेगा नहीं, ये कट जाएगा, तो विलोपन विधि हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए, अगर हम इसको घटाएंगे ना, इससे ऊपर वाली से नीचे वाली घटाएंगे तो भी अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि v1 से v1 घट जाएगा और अपना एक चीज हटते ही विलोपन विधि हो जाती है। अगर जोड़ेंगे तो v2 से v2 हट जाएगा तो भी अपना आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, जोड़ने पर कर दिया। ये अपनी पहली समीकरण लिख दो, v1 प्लस माइनस है, v1 माइनस v2 बराबर 20 है, और दूसरी समीकरण है v1 प्लस v2 बराबर 100 है। ध्यान से देखिए, अब जोड़ रहे हैं तो जोड़ देंगे। v1 प्लस v1 कितना हो जाएगा, 2v1 हो जाएगा, माइनस v2 प्लस v2 कट गया, 20 और 100 120, कितना हो गया, 120 हो गया।
2 का इधर भाग दे देंगे तो v1 का मान कितना हो गया, 60 हो गया। v1 का मान कितना हो गया, 60 हो गया। मतलब पहली कार की स्पीड कितनी हो गई अपनी, 60 हो गई। ये जो 60 मान है इस समीकरण में लिख दो, तो मैं लिख दूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा कि v1 माइनस v2 बराबर है 20, ठीक है, 60 माइनस v2 बराबर है 20, माइनस v2 को इधर लिख दो, ये v2 हो जाएगा, इस 20 को यहाँ पे ले आओ, माइनस का 20 हो जाएगा, 60 अपनी जगह है, चलो घटा दो 60 में से 20 तो 40 बच गया, ये किसका मान हो गया अपना, v2 का मान हो गया। समझ गए, मतलब पहली कार की चाल 60 है और दूसरी कार की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखना, लास्ट लाइन अपनी क्या आएगी, लास्ट लाइन आएगी कि अतः पहली कार की चाल, अतः पहली कार की चाल बराबर है 60 kmph तथा दूसरी कार की चाल 40 kmph किलोमीटर प्रति आवर होगी। ठीक है, यह हो गया अपना क्वेश्चन। क्या लिखना है, अतः पहली कार की चाल बराबर है 60 kmph तथा दूसरी कार की चाल बराबर 40 kmph होगी। यह हो गया आपका क्वेश्चन, लिख लो इसको। यह है चौथा क्वेश्चन, यह है चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी है। यदि हम इसकी लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो इसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इधर इसको समझते हैं। ये लो, ये जैसे मान लो कि अपना आयत हो गया डियर, ये क्या हो गया अपना आयत हो गया। हम मान लेते हैं कि ये तो इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, मानने में तो कोई एतराज है नहीं आपको। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये 5वां क्वेश्चन है अपना। तो मैं मान लेता हूँ कि माना आयत की लंबाई बराबर अक्स। ठीक है, मीटर है या सेंटीमीटर है जो भी है, इसमें इकाई लिखा हुआ है तो हम इकाई लिख देंगे। जब कुछ नहीं मिलता मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर तो हम इकाई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इकाई लिख देते हैं। तथा आयत की चौड़ाई, और डियर चौड़ाई कितनी हो जाएगी अपनी, y इकाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, y इकाई हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन हो गया। अब देखना ध्यान से, अब क्या करेंगे, ये लो, अब क्या करेंगे, हमें अक्स हो गया, y हो गया। हमें क्वेश्चन बता रहा है कि जब इसकी लंबाई को हम 5 कम कर देते हैं, ये लो लंबाई को 5 कम कर दिया और इसकी चौड़ाई को 2 बढ़ा देते हैं, ये लो इसकी चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया, तो ये इसकी लंबाई हो गई और ये गुणा ये इसकी चौड़ाई हो गई। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो जैसे मान लो कि भाई हमने इसकी कम नहीं की, जैसे मान लो कि ये पहले जैसा है ऐसा है, तो इसकी जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, अक्स गुणा वाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और अब 9 कम हो गया, अब क्या हो गया, 9 कम हो गया। समझ रहे हो, जब अक्स को 5 कम किया, y में हमने 2 ऐड किया, सॉरी 3 ऐड किया है। यहाँ पे कितना ऐड किया है, 3 ऐड किया है कि उसकी लंबाई को 5 कम कर देंगे, चौड़ाई को 3 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा कि उसके क्षेत्रफल से 9 इकाई कम हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इसकी लंबाई को हमें 3 बढ़ा देते हैं और इसकी चौड़ाई को हम 2 बढ़ा देते हैं, लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया, तो जो इसका क्षेत्रफल है इसमें 67 और जोड़ दो, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन हो गई। भाई ये क्षेत्रफल कहाँ से आया, ये तो आपको पता ही है कि लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो चलिए यहाँ पे लिख दूं प्रश्नानुसार, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा डियर, प्रश्नानुसार हो जाएगा कि अगर इसकी लंबाई हमने 5 कम कर दी है और अगर इसकी चौड़ाई हमने 3 बढ़ा दी है, तो इसका जो पहले क्षेत्रफल था उससे -9 कर दो, उससे क्या कर दो, -9 कर दो। समझ गए मेरी बात को। दूसरी चीज
अब देखो दूसरी चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे। तथा दूसरी चीज़ हमें क्या दी है कि अगर इसकी चौड़ाई को हम लंबाई को 3 बढ़ा देते हैं और इसकी चौड़ाई को हम 2 बढ़ा देते हैं, तो जो पहले क्षेत्रफल था इसमें 67 ऐड कर दो। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना आएगा, पहले से 67 ज़्यादा आएगा। अब देखना कैसे करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। चलिए, अक्स को गुणा करो y से, तो अक्स y हो जाएगा। अरे भाई कोष्टक वाला गुणा करना आता है ना भाई, ये जो पहला है इसको पहले इससे गुणा करेंगे, फिर अक्स को 3 से गुणा करेंगे तो 3 अक्स हो जाएगा। फिर -5 को y से गुणा करेंगे और फिर -5 को 3 से गुणा करेंगे। ये लो, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। कोष्टक वाला गुणा आता है ये सभी बच्चों को। ठीक है, ये हो गए अपने चारों हो गए। यहाँ पे बराबर में क्या आ गया, अक्स वाई -9 आ गया। ध्यान से देखना, दोनों साइड अक्स वाई है, अक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और अपने पास जो अपनी इक्वेशन है वो क्या बच जाएगी, क्या बच जाएगी बोलिए। इक्वेशन बच जाएगी कि 3 अक्स माइनस के 5y बराबर में देखना कितना आएगा। बराबर में यहाँ पे कितना है, -9 है। कितना है, -9 है। इस -15 को इधर ले जाओ, प्लस के 15 हो जाएंगे। तो बताओ ओवरऑल कितने आ गए, माइनस के तो 9 और प्लस के 15 है, तो प्लस वाले ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं, 6 ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं, 6 ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। ये अपनी क्या होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, पहली समीकरण हो गई। दूसरी में देखना कैसे करेंगे, अक्स को y से गुणा करो, अक्स y। अक्स को 2 से गुणा करो, 2 अक्स। 3 को y से गुणा करो, 3y। 3 को 2 से गुणा करो, 6 बराबर में अक्स y प्लस 67। अक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अपने पास इक्वेशन क्या आई, इक्वेशन आई कि 2 अक्स प्लस 3y बराबर है, प्लस 6 को इधर ले जाओ, माइनस का 6 हो जाएगा। 67 में से 6 घटा दो, 61 बच जाएगा। ये लो अपनी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देखना। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन करना क्या है, 3 अक्स 2 अक्स बराबर नहीं है, 5y 3y बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं होता है तो हम विलोपन विधि तो इसमें नहीं लगाते हैं, विलोपन विधि इसमें हम नहीं लगाते हैं। इसे कौन सी विधि से करेंगे, वज्र गुणा से कर सकते हो आप। ठीक है, या फिर इसको प्रतिस्थापन से कर सकते हो। वज्र गुणा से मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है, ये मैं आपको क्वेश्चन प्रतिस्थापन से करवा देता हूं ताकि आपकी तीनों विधियां यहाँ पे क्लियर हो जाएं। ठीक है, मैंने आपको विलोपन बता दी इसी पीरियड में, ठीक है, इसी क्लास में, और मैंने आपको वज्र गुणा विधि है वो भी यहाँ पे बता दी है। अब हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ लेंगे। टोटल अपनी विधियां कितनी होती हैं, पहली विधि तो होती है ग्राफीय विधि। पहली तो कौन सी होती है, ग्राफीय विधि। दूसरी होती है बीजगणितीय, बीजगणितीय। तो बीजगणितीय में पहली होती है अपनी प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। दूसरी होती है अपनी विलोपन, दूसरी होती है अपनी विलोपन। और तीसरी होती है अपनी वज्र गुणा। तीसरी कौन सी होती है, वज्र गुणा। ग्राफीय विधि यहाँ पे हम काम में लेंगे नहीं, ग्राफ नहीं बनाएंगे। विलोपन से मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, वज्र गुणा से क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब प्रतिस्थापन से एक क्वेश्चन करवा देता हूं जो लास्ट क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो ये बीजगणितीय विधियां आपकी हो जाएंगी। ध्यान से देखना डियर, समीकरण 1 की बात करते हैं हम पहले। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यहाँ पे समीकरण 1 लिख देंगे। टोटल 3 अक्स माइनस के 5y बराबर 6, ये मैंने समीकरण लिख दी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से समीकरण उठाई और सेम वहाँ पे लिख दी, कोई चेंज नहीं करना। अब देखिए यहाँ से अक्स का मान निकालेंगे। ये 6 तो अपना है, -5y को इधर ले आओ, प्लस का 5y हो जाएगा। बोलिए, ठीक है। ये जो गुणा में 3 है ना, इस 3 को इसके बट्टा में लिख दो, इस 3 को इसके बट्टा में लिख दो। ये लो, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 को हमने काम में ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को काम में लेंगे और यहाँ पे समीकरण जो 3 है इसको काम में लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। ध्यान से देखना, 2 में क्या लिखना है, 2 अक्स, 2 है और जो अक्स लिखा हुआ है उस अक्स की जगह ये वाला मान लिख दो। ये जो अक्स है, ये जो अक्स है ये वाला मान लिख दो इसकी जगह, 6 प्लस 5y बट्टे 3। ठीक है, प्लस 3y प्लस 3y बराबर 61, बराबर 61। ये लो अपनी हो गई इक्वेशन। ध्यान से देखना, करेंगे कैसे इसको डियर, एरो लगा दो, लगा दिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 12 प्लस 10y बट्टा में कितना है, 3 है, 2 6 12,
2 5 10 प्लस के 3y बराबर 61। नीचे 3 है तो 3 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दो। तो भाई यहाँ पे तो 3 से गुणा करेंगे तो 12 प्लस 10y, इसके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9y हो जाएगा, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 और 3 183 हो जाएगा। ठीक है, 60 थी 180 होता है और 3 और जोड़ देंगे 183 हो जाएगा। यहाँ से y का मान फाइंड कर लेंगे हम। कैसे फाइंड करेंगे? 10y और 9y होता है अपने पास 19y। कितना होता है? 19y होता है। 12 को इधर ले जाके घटा दो, 183 में से 12 घटा दो, कितने बच गए? 1 7 1 171 बच गए, 171 बच गए। 19 का भाग दे दो 171 में, तो 19 का भाग देंगे तो 19 नम्मा 171 होता है, 19 नम्मा 171 होता है। तो y का मान कितना आ गया अपने पास? 9 आ गया। y का मान कितना आ गया? 9 आ गया। अब हमें x का मान फाइंड करना है, तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। x का मान निकालेंगे, यहां से कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना कि ये जो y का मान आया है ना, ये इस समीकरण में लिख दो। तो यहाँ पे x लिखो पहले, तो x लिख दिया बराबर 6 प्लस 5y, 6 प्लस 5 और ये हो गया अपना y, और बट्टा में कितना आ गया? 3। 6 प्लस 5y बटे 3, 6 प्लस 5y बटे 3। तो x का मान क्या जाएगा डियर? यहाँ से 6 और प्लस 9 5 45, 45 में 6 जोड़ो हो जाएगा 51, 51 बटे 3। अब 17 का पढ़ा बोलो, 17 थी 51, ये लो हो गया अपना आंसर। x का मान आ गया 17 और y का मान आ गया 9। x का मान 17 मतलब आयत की लंबाई 17 और आयत की चौड़ाई हो गई 9। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? अतः आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई, 17 है इकाई, व चौड़ाई बराबर 9 इकाई। ये आपके क्वेश्चन 500 कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी प्रश्नावली है अगली क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और ये जो अपना क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।